नमस्कार, मेरा नाम है गौतम अंगीरा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल गौतम अंगीरा। जानने की क्या है इस बार चुनाव का माहौल, किसकी आएगी सरकार, कौन बनेगा यूपी का सरदार। हम आप पहुंचे हैं आज धनौरा विधानसभा के गांव में, जहां पर हम तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस चुनाव क्या है उनका ऐलान। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? सुरजीत सिंह। तो सुरजीत जी, इस बार क्या मुद्दे बनते नजर आ रहे हैं? मुद्दे तो बीजेपी ने पहले ही सारे खत्म कर दिए हैं। अब की बार तो सिर्फ विकास पे चुनाव लड़ रहे हैं। सारे विकास जो वादे किए थे सारे पूरे कर दिए हैं बीजेपी ने। आपका नाम क्या है? विकास शर्मा। तो विकास जी, आप किसके साथ हैं? हम बीजेपी के साथ हैं। अच्छा, आप भी बीजेपी के साथ हैं। आपका नाम? मेरा नाम नरेंद्र शर्मा। आप किसके साथ? कांग्रेस के साथ है। अच्छा, कांग्रेस के साथ। तो इस बार कितनी सीटें आ जाएंगी कांग्रेस की? कांग्रेस पिछली बार तो 3 थी, तो इस बार अब क्या 23 आएंगी। 23। तो मतलब सरकार अब के भी नहीं बन रही है? सर, भले न बने, लेकिन विपक्ष मजबूत रहेगा। अच्छा, विपक्ष मजबूत रहेगा। प्रियंका गांधी जी ने नारा दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो इस नारे को आप कैसे देखते हैं? ये सही है, इसमें लड़की आगे बढ़ भी रही है, लड़ भी रही जी। और विकास भी करा उन्होंने। और ये भाजपा वाले तो उसके विकास के ऊपर ही चल रहे हैं, इनके पास कुछ नहीं है, ये नंगे हैं। अच्छा, हाँ देखो, तो अगर बात होती है विकास की, देश की जनता तो विकास ही चाहती है ना, देश की और प्रदेश की जनता। इन्होंने कोई विकास नहीं करा आज तक। अच्छा, कोई विकास नहीं करा। तो कांग्रेस जब आएगी, आपके हिसाब से सबसे पहले क्या काम करने की सोचेगी अगर आती है सरकार? देखो, कांग्रेस ने पहले भी देश का विकास करा, रोजगार दिया है और स्वास्थ्य की सेवाएं दी हैं। इंदिरा गांधी जी नारा लगाती चली गई, गरीबी हटाओ, पर गरीबी हटा नहीं पाई। तो गरीबी हट गई। ये तो गरीबी हटिए के बाद आए हैं इन्होंने। कांग्रेस ने तो उस माहौल से निकले हैं जबकि उनके पास खाने के लिए अनाज भी नहीं था। उन्होंने एक दिन का उपवास रखा। अगर कांग्रेस ने कुछ किया होता तो 70 सालों के बाद इतना बड़ा परिवर्तन हुआ, दूसरी टेन्योर में केंद्र सरकार लौटी, तो कहीं ना कहीं देश की जनता परिवर्तन चाहती थी। कांग्रेस में उन्हें वो नहीं दिख पा रहा था जो देश की जनता चाहती थी, इसलिए कांग्रेस वापस नहीं लौट पाई। जितना का परिवर्तन कांग्रेस ने किया, भाजपा ने बिल्कुल नहीं किया। कांग्रेस की देन से ही ये आगे बढ़े हैं। जैसे क्या विद्युत है, ग्रामीण विद्युत है, रोजगार है, नरेगा है और ये आंगनबाड़ी, टोटल चीज़ सारी सुविधाएं कांग्रेस की हैं। भाजपा ने एक ही पॉइंट कोई बता दे कि इन्होंने भाजपा के अंदर ये चीज़ ले गए हैं। कोई स्वास्थ्य है, कोई स्कूल खोला है इन्होंने, सिवाय नाम बदलने के अलावा या रोड बढ़ाने के अलावा और कोई काम नहीं। जब बात आप कह रहे हैं कि इन्होंने कोई स्कूल नहीं खोला, लगभग हर जिले में मेडिकल कॉलेज दिया गया है वर्तमान सरकार द्वारा, और आप कह रहे हैं कोई स्कूल नहीं खोला। हमारे तो यहाँ मंडल के मुरादाबाद के अंदर कोई एम्स स्कूल बता दें या कोई स्वास्थ्य, यहाँ स्वास्थ्य जो वो सेवाएं खुली हुई थी वो भी इन्होंने ठप कर दी। जो क्या समाजवादी पार्टी ने भी वो दी थी, ये 102 या 2 जो 108 वगैरह, उनका नाम बदल, किसी का 112 कर दिया, किसी का कुछ कर दिया। खाली नाम बदलने के अलावा और उन्होंने कुछ नहीं किया। जो कांग्रेस का था वो भी इन्होंने ख़त्म कर लिया। तो देखा आपने, इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो कुछ किया था, समाजवादी पार्टी ने जो कुछ किया था, भाजपा ने बस उसका नाम बदला है और कुछ काम नहीं किया है। हम आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? मेरा किशोरी लाल। तो आपके हिसाब से किसकी सरकार? सरकार तो टक्कर तो दोनों की है, सपा की और उसकी। कांग्रेस तो कहीं नहीं, कांग्रेस तो जल्दी खत्म हो गई सन 90 में। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो विपक्ष बन सन 90 में कश्मीरी पंडित, 5.5 लाख कश्मीरी पंडित, कांग्रेस की सेंटर में सरकार, कांग्रेस की राज्य में सरकार। क्यों प्लान करा? मजबूरी थी ना, किसी वजह से तो मजबूरी, जब भी प्लान करा उन्होंने। क्यों नहीं? आपने सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, राज्य सरकार में थे, क्यों ना करा? क्यों? इसी वजह से पतन। क्योंकि कांग्रेस का पतन किस वजह से हुआ? ब्राह्मण, मुसलमान और जाटव, ये कांग्रेस से जुड़ा हुआ था। जब ये बिखर गया, जब ये कांग्रेस खत्म हो गई, और जब तक ये नहीं जुड़ने का, और मैं अभी कह रहा हूँ, मेरी बात पहुँचाओ राहुल गांधी तक कि ये जो बुड्ढे बैठे ऊपर, जिनसे ये लिखवा रहा लेटर, इन बुड्ढों को हटाएगा, युवा पीढ़ी लाभ है तो इसका भला होगा। आपसे जानना चाहेंगे किसकी सरकार? भाजपा की सरकार आ रही है भैया। भाजपा की आ रही है। कितने नंबर? 350 वोटों से जीतेगी ये। 350 सीटें आएंगी। 350 सीटें आएंगी। 350 सीटें आएंगी। देखिए, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राधेश्याम है। तो आपके हिसाब से किसकी सरकार? ये बीजेपी से अच्छी सरकार कोई नहीं आएगी, ना आई है ना आएगी। अच्छा, बीजेपी से अच्छी कोई सरकार नहीं? नहीं जी। अगर मान लीजिए 1% मान लेते हैं समाजवादी की सरकार आ जाती है, तो क्या आपकी अपेक्षा होगी समाजवादी से? समाजवादी से तो हम बिल्कुल तंग आ जाएंगे। तंग आ जाएंगे। और कांग्रेस अगर आती है? कांग्रेस से भी ज़्यादा भ्रष्ट है, समाजवादी से भी। और बहन जी? और बहन जी तो वो उनका दलितों की है, वो सोरेन की नहीं है बिल्कुल भी। चलिए, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका नाम? अंसार अली। अंसार जी, किसकी सरकार?
हम तो साहब गठबंधन की सरकार में चाह रहे हैं, गठबंधन की सरकार आएगी। अच्छा, समाजवादी की कितनी सीटें आ रही हैं? समाजवादी की निखरती सरकार बनेगी। अच्छा, निखरती सरकार बनेगी क्योंकि इस सरकार का तो कोई विकास ही नहीं है। कोई एक विकास का मुद्दा तो लेकर चल रहे हैं कि ये विकास हमने नया करा यूपी के अंदर। अच्छा, मतलब कुछ नहीं किया 5 सालों में? एक काम 5 साल में एक काम बताओ, सिवाय नाम बदलने से अलावा कि हमने इसका यूँ कर दिया और इसका यूँ कर दिया। एक काम मुद्दा तो लेकर चले विकास का कि ये विकास करा। अच्छा, चलिए आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ नहीं किया। तमाम बुराइयों में कोई एक अच्छाई अगर आपको नजर आती हो, मतलब इतनी सारी चीज़ें थी, इतनी सारी कमियां थी, क्योंकि मैं जितने भी विपक्षी हैं उनसे पूछ रहा हूँ कि भाई 1000 बुराई में एक अच्छाई तो कोई दिखी जाती है इंसान में भी, तो आपको कुछ दिखाओ। नहीं, कुछ अच्छाई से अच्छाई थी जब तो ये अच्छाई पे सोच कर बनाए थे, अच्छाई पे सोच के ही बनाए, लेकिन उन्होंने जितने वायदे करे वो सब झूठ ही निकले, उनकी सच्चाई पे तो आए ना कहीं। आपसे जानना चाहूँगा आपका नाम? सर मेरा नाम उरमान अली है। तो आपके हिसाब से किसकी सरकार? मेरे हिसाब से समाजवादी सरकार होनी चाहिए और कोई भी ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अच्छा, समाजवादी की सरकार होनी चाहिए। अगर आपको कहा जाए कि आप योगी सरकार को नंबर दें तो 10 में से कितने देंगे? 10 में से 2 मान लो। अच्छा, 2। तो और समाजवादी की जो पुरानी सरकार थी उसे 10 में से? समाजवादी की पुरानी सरकार को 8 नंबर, लेकिन इस बार जो अखिलेश जी का वो देख रहा है तो उससे ये लगता है कि इस बार कानून व्यवस्था हर उसमें जो है नंबर 1 जाएंगे ये। अच्छा, कानून व्यवस्था वर्तमान सरकार में कैसी थी? कानून व्यवस्था वर्तमान सरकार में जो हमने सोचा था, जो लोग कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था ज़्यादा बढ़िया, मैं कह रहा हूँ इस सरकार से ज़्यादा भ्रष्टाचार किसी सरकार में नहीं हुआ। किसी अधिकारी के पास चले जाओ, बगैर पैसे के काम नहीं हो सकता। जो दंगे होते थे, दंगों को रोकने का काम हुआ है, महिला सुरक्षा पर मजबूती की गई है, उसे कैसे देखते हैं? देखो, दंगा ध्रुवीकरण से ही होता है। कहीं भी आप चले जाओ, मेरा गांव है, मेरे गांव में दोनों ही हिंदू मुसलमान, बल्कि मुस्लिम आबादी ज़्यादा होगी, लेकिन आज तक कोई हिंदू मुसलमान का ना कोई बात आई है, ना कोई इस तरह की कोई बात आती, क्योंकि हम तो भाईचारे से रहते हैं। बाहर यही भारत की मूल भावना है कि सभी को भाईचारे के साथ रहना है, कोई भी आपस में लड़ाई ना करें, और वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन जो है वो मनभेद में ना बदलें, लोग साथ रहें, यही भारत की मूल भावना है। मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका नाम? अनिल कुमार शर्मा। आपके हिसाब से किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार। अच्छा, बीजेपी की सरकार आ रही है। कितने नंबर देंगे सरकार को? 10 में से 10। 10 में से 10? 10 में से 10 वाला ऐसा कौन सा काम कर दिया? सारे काम बढ़िया हैं उनके। कोई एक काम बताइए। योगी तो महाराज आदमी हो, कौन सा उनका कौन जो है आगे पीछे को, वो किसी को लेकर। लेकिन अकेले योगी थोड़ी ना है, अकेले योगी थोड़ी ना है। मुखिया ही सही होगा, जब मुखिया सही होगा तो अपने परिवार को सही लेकर चलेगा। 100%। आपका नाम? काविंदर सिंह। किसकी सरकार? सरकार तो भाजपा की बनेगी। अच्छा, भाजपा की। लोकदल का ना आ रहे तो हम वोट भी भाजपा को देंगे। अच्छा, लोकदल का नहीं आया तो आप भाजपा को ही देंगे। अगर यहाँ से समाजवादी ना उतारती और लोकदल को ये सीट मिल जाती तो लोकदल के साथ जाते? हाँ, पक्का। आपसे जानना चाहूँगा आपका नाम? पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी आ रही है और इस बार विकास का मुद्दा चलेगा, जातिवाद का कोई मुद्दा नहीं रहेगा। लेकिन जब बात होती है जातिवाद की तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी तो इसे बढ़ावा देती नजर आती है। ये तो ध्रुवीकरण पहले से बीजेपी करती आई है। नहीं, बीजेपी करती आई है, समाजवादी पार्टी करती आई है। बीजेपी करती आई है, आप देख लीजिए किसी भी चुनाव में ध्रुवीकरण से ये वोट डालते हैं। हर जगह मंदिर, मस्जिद, इस्लामाबाद, हिंदुत्व, इस चीज़ के नारे रहते हैं और इस बार युवा जाग चुका है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जब 2014 का चुनाव लड़ा उस समय वो कहते थे कि सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ सबका विकास, फिर वो नारा अब जो है बढ़कर सबका विश्वास और सबका प्रयास भी उसमें जुड़ गया है। तो जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो क्या ऐसा है कि वो चुनावों में सिर्फ बातें बोलते हैं और चाहते कुछ और है अंदर से? देख लीजिए, सभी उनको जुमलेबाज और फैकू बताते हैं, क्यों? इससे नहीं, सबके बताने में और होने में फ़र्क होता है। आप क्या मानते हैं, बताते हैं सिर्फ या हैं? मैं सबसे बड़ा झूठा मानता हूं, क्योंकि इस सरकार के सामने विपक्ष कुछ भी नहीं था। ये पूर्ण बहुमत से पक्ष में आने के बावजूद भी कोई रोजगार या कोई काम नहीं कर पाई है, युवा बेरोजगार। लेकिन ऐसे में कोविड की परिस्थितियां आई, उस बीच सरकार ने कहीं ना कहीं ठीक से संभाला, उस चीज़ को कैसे देखते हैं? ये तो जब सरकार बहुमत में है तो थोड़ा वो तो परिस्थितियाँ संभालेगी, ऐसा नहीं है। हर युवा को रोजगार की ज़रूरत है। आज के समय में 46% बेरोजगारी हो गई है और इस बार मुद्दा विकास का चलेगा, ना कि जातिवाद का चलेगा। अच्छा, युवा जाग चुका है। आप कह रहे हैं बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, आपके हिसाब से रोजगार क्या है? मेरे हिसाब से रोजगार, मेरे हिसाब से जो मजदूर श्रम कार्ड बनाए गए हैं इसी में ही रोजगार दे दे। अब ये चुनाव के समय आने के बावजूद 1-1 हज़ार रुपये का लालच दे रहे हैं जनता के लिए। इससे पहले कहाँ गए थे? 5 साल पूरे युवा भागता रहा, दौड़ता रहा, कोई रोजगार की बात। 2 साल तो कोरोना ले गया ना।
2 साल से पहले से तो थे 2017 तो उससे पहले देखिए, चलिए मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा। तमाम लोग कहते हैं कि भारत में बेरोजगारी एक बढ़ती समस्या है। भारत में हर साल 2 करोड़ की आबादी बढ़ती है। सरकारी नौकरियां 2 करोड़ हर साल निकालना किस हद तक संभव है? आप ये देखिए, अगर हम बात करते हैं भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश की, तो हम निश्चित रूप से अपने आप को चाइना से कंपेयर करते हैं। हम कहते हैं कि भाई चाइना की भी तो आबादी इतनी ज़्यादा है, चाइना में इतना रोज़गार कैसे है? लेकिन जब हम बात करते हैं भारत की, भारत में बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री हों चाहे योगी आदित्यनाथ हों, वो टेस्ला को लेकर आते हैं, फिल्म सिटी बनती है नोएडा में, उससे भी लोगों को रोज़गार मिलेगा। भले ही सरकारी रोज़गार की व्यवस्था कर पा रहे हों या नहीं कर पा रहे हों, वो लोग प्राइवेट जो फर्म्स हैं उन्हें उत्तर प्रदेश में लाने का काम कर रहे हैं। तो इसे कैसे देखते हैं? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने कौशल विकास योजना का यहाँ पे शिलान्यास करा। आप ये बता दीजिए, कौशल विकास योजना के तहत कितने लोग युवा स्किल हुए और स्किल लेकर कितनों को रोज़गार मिला? देखिए, जब बात स्टार्टअप इंडिया की करते हैं, अभी 16 जनवरी को स्टार्टअप इंडिया डे बनाया गया, और डेटा एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने डेटा में जिस दिन मैंने उसकी वेबसाइट खोली तो सुबह ही मैंने देखा रजिस्टर जो लोग थे उनकी संख्या में, जब मैंने रात को दोबारा वेबसाइट खोली, 258 लोगों की संख्या बढ़ चुकी थी। और जब स्टार्टअप इंडिया की बात होती है, हम जानते हैं स्टार्टअप में कितनी शक्ति है। पेटीएम हो, लेंसकार्ट हो, ये सब छोटे छोटे स्टार्टअप थे। आज कितने बड़े, नहीं, 258 की संख्या एक दिन में बढ़ी है। तो 258 तो फिगर होता है 135 करोड़ में। तो बिल्कुल नहीं, ये फिगर होता है, छोटा फिगर है, लेकिन कहा जाता है बूंद बूंद से सागर भरता है। जिस देश में बेरोजगारी और टाइम पे ही 258 का फिगर क्यों आया है? उससे पहले 5 इयर्स का काम चल रहा था। उससे 258 सिर्फ एक दिन का है। 258 एक दिन का फिगर है। पिछले 10 साल से बीजेपी सरकार है, ठीक है। उस टाइम से फिगर आपने ये क्यों नहीं शो किया था? मैं भाई की बात को बिल्कुल प्रेफर करूंगा। भाई कह रहा है कि जैसे आपने श्रम कार्ड के दिया, अगर आप श्रम कार्ड के लिए दे रहे हो तो 1 या 2 या 3 किस्त दोगे, इलेक्शन के बाद तक 2, मतलब हो सकता है कि 6 महीने तक दे दो। अगर इसी अमाउंट को आप किसी पर्टिकुलर नई एक प्लान लेके आते और उसको फॉलो करते और उसके अकॉर्डिंग आप एक नई योजना लाते तो मुद्रा योजना आई, उसमें तमाम लोगों को स्टार्टअप करने के लिए फंडिंग दी गई। आप अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं, दी गई ना फंडिंग। रोजगार शुरू कर सकते हैं। आप तो बोल देते कि पकौड़ा तलो, ये भी एक रोजगार है। बिल्कुल है। अच्छा, एक बात सुनिए, नहीं, एक बात सुनिए मेरी, एक मिनट मुझे बात करने दीजिए। देखिए, आप कह रहे हैं आपके गांव में किसान है, आपके गांव में कोई झाड़ू भी लगाता होगा, आपके गांव में कोई इंजीनियर भी होगा, डॉक्टर भी होगा, हर तरीके का इंसान होता है जिसकी, देखिए आप लोग सुनिए, इधर बात सुनिएगा। हर व्यक्ति सरकारी नौकरी प्राप्त करे ये जरूरी नहीं होता, लेकिन आप उतना स्किल्स, ठीक है। हाँ, तो सुनिए, आप मेरिट बनाएंगे, आप तो उसका स्किल्स दोगे ना। जब तक आपको एजुकेट नहीं करोगे उसको, आप श्रम कार्ड देके 1000 रुपये दे दोगे तो उसकी सोच 1000 की हो जाएगी, वो नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि 1000 रुपये से मिलने हैं। वैक्सीनेशन चल रहा है, आप ये नहीं कह सकते कि मोदी जी के थ्रू नहीं, बिल्कुल मोदी जी के थ्रू नहीं हुआ। मोदी जी ने कौन सा खुद वैक्सीन बनाई है? मोदी जी ने कौन सा खुद वैक्सीन बनाई है? वो बात तो मैं भी कह रहा हूँ। सर्टिफिकेट में मोदी जी का फोटो है, किसी और पहले कितनी महामारी थी। इस पर मैं आपको जवाब देना चाहूंगा, जो जवाब दिया था केरला की हाईकोर्ट ने। क्या? केरला की हाईकोर्ट ने कहा कि अगर आपके प्रधानमंत्री का नाम बढ़ रहा है तो आपको क्या दिक्कत है? आपके देश के प्रधानमंत्री ही थे। अगर हम बात करते हैं 1947 में 26 करोड़ थी, आज 141 करोड़ के लगभग हम पहुंच चुके हैं। हर साल 2 करोड़ की आबादी बढ़ रही है। देखिए, एक बात बताएं आपको, अगर आप जब पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन पर्टिकुलर इंडिया में नहीं बढ़ रही है। रही वैक्सीनेशन की और ड्रॉप की बात कर रहा हूँ, भारत ने किसी भी पीएम का निशान नहीं था। भारत ने दूसरे देशों को भी वैक्सीन दी है जब उन्हें जरूरत पड़ी। बीजेपी से ताल्लुक रखते हो क्या? मैं बीजेपी से इतना वो कर रहा हूँ भाई, क्या नहीं, उनकी ज्यादा वो क्यों कर रहा हो? मैंने आप तो उनकी बढ़ाइयाँ बता रहे हो ना। तो बिल्कुल मेरा काम है, अगर सरकार कुछ सही कर रही है तो उसे सरकार अगर कुछ अच्छा कर रही है तो वो बताना है, और सरकार अगर कुछ गलत कर रही है तो उस पर प्रश्न चिन्ह उठाना है। मैंने आप एक पॉइंट को गलत साबित करो, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। और दूसरी चीज, इस कोविड सिचुएशन के अंदर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब सरकार कोई भी बने, समाजवादी की बने, बीजेपी की बने, किसी की भी बने, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सरकार को, फिर जिस तरह से महंगाई बढ़ती है ना, कि वो वहाँ पे इतना खर्चा हो गया, उस हिसाब से हमें मेंटेन करनी पड़ेगी इकोनॉमी। लेकिन अब वो पॉइंट नहीं बनता है, क्योंकि अब सीधी सी बात है, वर्चुअल रैली हो रही सारी की सारी,
कोई भी खर्चा ऑयल का नहीं हो रहा है, कोई भी अगर आप पर्टिकुलर कैंडिडेट दे रहा है तो अपने पैसे मतलब अपने वोट खरीदने के लिए वो चीज़ दे रहा है, तो इकोनॉमी को हैंडल कराने के लिए भी आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। मैं थैंक्स कहूँगा इलेक्शन कमीशन को इस सिचुएशन में भी वो इलेक्शन करा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप माइक लेके पर्टिकुलर बंदे के सामने पहुंच जाएंगे, हाँ जी किसकी बन रही है, कैसे बन रही है। आप अपनी जिम्मेदारी भी संभालिए और आप मुद्दों को इलेक्शन के बाद भी उठाइएगा कि ये चीज़ जो है। एक बात नहीं, अब आपने तमाम बातें बोली, आपने बहुत सारी बातें बोली। अगर आपको याद हो मैंने इनसे पूछा था अगर अखिलेश यादव की सरकार आती है तो आप क्या देखना चाहेंगे सबसे पहले होते हुए, मैंने पूछा ना। तो अगर हम एज्यूम करा रहे हैं कि योगी सरकार आ रही है, जिम्मेदारी नहीं बनती है पूछना ही, आप मुद्दों को उठाना आपकी जिम्मेदारी बनती तो है। पूछ कर ही तो मुद्दे उठाए जाते हैं ना जनाब। ठीक है, एक बात सुनिए, अगर हम आपके बीच आएंगे नहीं, अगर हम पूछेंगे नहीं तो कैसे मुद्दे उठ जाएंगे? आप ब्लाइंडली ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर से क्वेश्चन के आप कितने परसेंट सेटिस्फाई हो, या आप सेटिस्फाई हो 100%, 10% आप दूसरे बंदे के साथ नहीं क्यों नहीं पूछ सकते? नहीं क्यों नहीं पूछ सकते? लेकिन रीजन भी तो पूछोगे ना उसका। अभी ये थोड़ा है कि उन्हें 10% बोल दिया, 100% बोल दिया, आप दूसरे के पास चले गए। जो 100 नहीं सुनिए, जो 100% सेटिस्फाइड है, जो 100% सेटिस्फाइड है वो तो है सेटिस्फाइड, नहीं वो तो सेटिस्फाइड है ही। जो सेटिस्फाइड नहीं है उसकी जो परसेंटेज नहीं है उस पर प्रश्न चिन्ह उठाए जाते हैं ना। अब जहां पर जब तमाम लोग ये कह रहे हैं कि हम 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं, जब कोई 8 वाला होगा कोई कहेगा तो मैं उससे पूछूंगा भाई 2 नंबर क्यों नहीं दिए? मैंने उनसे बातचीत की या नहीं की? और उन्होंने जब देखिए अभी दूसरे गांव में गया था, मैं दूसरे गांव में गया था, उन्होंने कहा महिला सुरक्षा हुई है, ठीक है, उन्होंने कहा महिला सुरक्षा हुई है। मैंने कहा उन्नाव केस कैसे हो गया, हाथरस केस कैसे हो गया? अगर महिला सुरक्षा हुई है, कानून व्यवस्था किसकी थी? हाँ तो मैंने वही कहा ना। आप कह रहे हैं, आप सीधा आपने मुझसे ये कह दिया कि मैं भाजपा का समर्थन कर रहा हूं, जब मैं निष्पक्ष रूप से वो कर रहा हूं तो आप लोग मेरे ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाने वाले कोई नहीं होते। देखिए अगर सरकार नहीं, सुनिए 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 नहीं आप सुनिए, सरकार आप सुनिए सरकार अगर कुछ अच्छा कर रही है तो उसे जनता तक पहुंचाना मेरा काम है, और अगर सरकार कुछ गलत कर रही है तो उस पर प्रश्न चिन्ह उठाना मेरा काम है। अगर तमाम विपक्ष ये कह रहा है कि अमर जवान ज्योति जो है उसे वहां से हटा दिया गया है तो मैं उसका विरोध करूंगा, क्योंकि अमर जवान ज्योति को हटाया नहीं गया है, उसका विलय किया गया है, उसका विलय किया गया है। अगर विपक्ष गलत बात फैला रहा है तो उसको रोकना मेरा काम है, सरकार के समर्थन में उतरना मेरा काम है। नहीं यहाँ नहीं कह रहा हूँ मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर कुछ भी चीज हो रही है पूरे देश में, आप देखिए तमाम विपक्षी, राहुल गांधी ने क्या कहा, राहुल गांधी ने राहुल गांधी का अपना घोषणा पत्र, आप राहुल गांधी का ने क्या कहा, किसने क्या कहा, उससे मतलब थोड़ी ना है। नहीं तो मैं वही चीज मैं पॉइंट प्रूव कर रहा हूं ना अपना। आप हमसे ये कह रहे हैं कि इन्होंने मुझसे कही कि आप जो है भाजपा से ताल्लुक रखते हैं। देखिए मैं भाजपा से ताल्लुक रखता हूं या नहीं रखता हूं मुझे ये नहीं पता, ये मेरी उंगली जानती है कि मेरा ईवीएम पे कौन सा बटन दबेगा, पर मैं इतना जानता हूं मैं इस देश से ताल्लुक रखता हूं, जो देश के समर्थन में होगा उसकी मैं आवाज उठाऊंगा, और जो देश के गलत में होगा। सीधी सी बात है, सबसे पहले हमारा देश आएगा, उसके बाद हमारा धर्म आएगा। तो पहला वोट हमारा देश के लिए जाएगा, वो वोट बिल्कुल ठीक है कि जो देश के लिए लड़ रहा है उसके पीछे होना भी चाहिए देश को। और इकोनॉमी के लिए भी सीधी सी बात है कि हर बंदे की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इवन आपकी पर्टिकुलर बंदे की मतलब वो देश की कंट्रीब्यूशन में वो हेल्प करे, तो वो सब ठीक है। हाँ रही बात, अगर बात आती है स्टेट इलेक्शन की, सो जैसा माहौल बन रहा है ईस्ट में वेस्ट में जो भी है, तो हम बीजेपी। अच्छा यू आर विद बीजेपी, बट अगर आप भाजपा के साथ हैं ही, अगर आप भाजपा अच्छा एक सवाल आता है आपसे, एक सेकंड आप लोग रुकिए। ये ताली बजाने की बात नहीं है, यहाँ कोई भी ताली बटोरने के लिए नहीं आया किसी पार्टी के समर्थन में या विपक्ष में, हर किसी को अपनी बात कहने की आज़ादी है। तो अब हम इसी उपसंहार पर पहुँचे हैं, इसी बात पर पहुँचे हैं कि सरकार हो चाहे जनता हो, सभी को अपने अपने दायित्वों को सही से निर्वहन करना होगा। लेकिन नई सरकार में सिर्फ एक चीज़ की उम्मीद करेंगे, कानून व्यवस्था और मेडिकल और एजुकेशन, दैट्स ऑल। चलिए मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? अकरम अली। किसकी सरकार? गठबंधन की सरकार। गठबंधन की सरकार। इस सरकार को कितने नंबर? इस सरकार को 3 नंबर। 3 नंबर। 7 नंबर कहाँ कटते नजर आ रहे हैं? 7 नंबर गठबंधन के साथ जा रहे हैं। नहीं कट काहे रहे हैं? कट क्या, बेरोजगारी है। अच्छा बेरोजगारी के अलावा कोई और समस्या? और समस्या तो कुछ ना है, ये सांडों की है। अच्छा ये समस्या मेरे सामने कई गाँव में आई है कि गायें, हाँ ये समस्या कई गाँव में आ रही है, तो इसके लिए सरकार उचित व्यवस्था करे, ये जो भी सरकार आए उचित व्यवस्था करे, इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा। आपका नाम? मोहम्मद हनीफ। किसकी सरकार? सरकार सपा की। सपा की। तो आपका नाम? ढालचंद शर्मा। किसकी सरकार? भाजपा की। भाजपा की। काहे आ रही है भाजपा की सरकार, ऐसा क्या काम कर दिया? सब बढ़िया ही कर रहा है, और कोई काम तो कोई एक काम तो होगा जो कहते होंगे कि ये सबसे बढ़िया काम किया। अरे रोजगार, वो क्या गल्ला मिल रहा खाने को फ्री का, और सब चीज़ फ्री की हो रही है, सब पैसे फ्री की चीज। अरे भाई फ्री की चीज तो लोगों को मुफ्तखोरी की आदत डाल देगी। अगर सब फ्री मिलता रहेगा कौन काम करने जाएगा? सब घर में बैठे हुक्का फूकेंगे, काहे जाएंगे काम करने? खुद बताइए। ये आदत तो डाल ही दी इन्होंने, ये कौन से खत्म हो रही है? अच्छा ये आदत डाल दी। और क्या? चलिए
आपसे जानना चाहूँगा आपका नाम। विजय कुमार शर्मा। किसकी सरकार? सरकार बीजेपी की है, सपा सपा हो जाएगी और बीजेपी की सरकार 2027 तक आएगी। अच्छा 2027 उसके बाद गायब? 27 तक रहेगी ये। 27 तक रहेगी उसके बाद गायब? उसके बाद गायब या उसके बाद भी अगली बार फिर आ सोचेंगे। अच्छा इस पर मैं कहना चाहूंगा भाई, समाजवादी पार्टी वालों, अखिलेश यादव जी ने तो ये कह दिया है कि अखिलेश यादव जी ने ये कह दिया कि अगर एक बार और ये मुख्यमंत्री बन के आ गए तो फिर तो सीधे प्रधानमंत्री के दावेदार हो जाएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे फिर। तो इस चीज को कैसे देखते हैं समाजवादी पार्टी वाला, कौन जवाब देना चाहेगा? अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो वो प्रधानमंत्री होंगे फिर अगले। तो इससे क्या होगा, वो तो बनेंगे फिर, वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं तो मैं कहना चाहूंगा इस पर आपकी क्या राय है? भाई मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, योगी जी प्रधानमंत्री बन जाएं या मुख्यमंत्री। पहले भी ये चला था कि अगर योगी जी मुख्यमंत्री बन गए तो मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देंगे। ऐसा नहीं है, जो यहाँ का है और हम यहाँ के रहने वाले हैं और यहीं हम पैदा हुए हैं और यहीं हम दफन होंगे, हम यहाँ से जाएंगे नहीं। ये लोगों के भ्रम करने की, ये तो ध्रुवीकरण की राजनीति है कि मुसलमानों को यहाँ से भगा दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा। देखिए तमाम लोग कहते हैं कि मुसलमान जो है इस देश में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता। देखिए आपके सामने प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इन्होंने कहा कि मैं भारत में हूँ, सुरक्षित महसूस करता हूँ। इससे ज़्यादा भारत की जो पंथ निरपेक्षता की बात है उसे कोई और सिद्ध नहीं कर सकता। चलिए हम आपसे जानना चाहेंगे, आपके हिसाब से किसकी सरकार? विपिन शर्मा नाम है जी। सरकार तो आती जाती रहती है, लेकिन इस सरकार ने इतना काम कर दिया है कि आदमी को समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कह दूं। किसान के लिए इतना काम कर दिया है कि 15 दिन में तो पेमेंट आना, और गन्ना मिल में पर्ची अपने नंबर से तोलना। जो बाहुबली थे ना, उनका नंबर नहीं आता। अब जो मीडियम किसान आदमी है उसका भी नंबर टाइम से चलेगा। लेकिन विपक्ष तो इस बात को मुद्दा बना रहा है कि जब कृषि कानून आए उसके बाद 750 किसानों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई आंदोलन करते हुए, तो उसे किस तरह से देखते? ये भाई साहब खालिस्तानियों ने कहा है, किसान ने नहीं कहा। जो किसान है आज भी यूपी में, जितना भी किसान है वो अपने वजूद से है। और जो चोर है ना, चोर जो टैक्स को नहीं भरना चाहते और सभी कार्यों में अपना व्यवधान करना चाहते हैं, वो किसान कभी भी ये नहीं कहना कि हमारे इस सरकार में हमारे लिए कुछ करा नहीं है। बहुत कुछ कर रही है सरकार, और किसान के पक्ष में हमेशा ही रहेगी। किसान का क्या नहीं करा? किसान के लिए बिजली इतनी आती है, किसान रात, बिजली तो अखिलेश यादव की सरकार में आने लग गई थी। अरे सरकार को छोड़ो, किसान पहले रात्रि में अपनी सिंचाई करने के लिए जाता था और खाना खाने के लिए उसे टाइम नहीं मिलता था, और अब दिन में कार्य करता अपना और रात्रि में घर सोता है। आज भी लक्ष्य ये है और अटल है, और फूल कमल का है और बटन भी कमल का है और कमल का ही रहेगा। और हिंदू राष्ट्र घोषित। देखिए हिंदू राष्ट्र की बात मैं अपने चैनल से नहीं होने दूंगा। भारत पंथ निरपेक्ष है, भारत पंथ निरपेक्ष रहे तो ही अच्छा होगा, भारत की यही खूबसूरती है। मैं आपसे जानना चाहूंगा आपका नाम? लालाराम शर्मा। किसकी सरकार? बीजेपी की। अच्छा बीजेपी की सरकार क्यों आ रही है, क्या कर दिया? पहली बात यह है कि मेरी दुकान के सामने सड़क बन गई बढ़िया वाली। अच्छा सड़क बन गई। और पापा मेरे मरते मरते कह गए थे कि बीजेपी को वोट दिए। चलिए आपका नाम? मोहित कुमार। किसकी सरकार? बीजेपी की। बीजेपी की। कितनी सीटें लगभग? 350। 350। अच्छा तमाम लोगों से मैंने पक्ष की सरकार के लिए नंबर तो मांगे ही। अखिलेश यादव की जो पुरानी सरकार थी कितने नंबर? 2। 8 नंबर कहाँ कट रहे हैं? गुंडागर्दी थी उस सरकार में बहुत ज़्यादा है। अब सुरक्षित हैं सब जगह। अब पुलिस को फोन करो एकदम आ जाती है, इतना फोन ना कटता। और छोटा सा बच्चा रिपोर्ट लिखवाया जाएगा। पहले सब जगह भ्रष्टाचारी थे, रुपए चाहिए थे, पहले 10,000 जब जाएगा थाने। लेकिन अभी भी कई मामले ऐसे सामने आते हैं जब पुलिस जो है आरोपियों को पैसा लेके छोड़ देती है। क्या? पुलिस जो है आरोपियों को पैसा लेके छोड़ देती है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है, पैसा लेकर नहीं छोड़ती पुलिस। तो क्या लेके छोड़ती है? कार्रवाई करती है। कार्रवाई? भाई ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें पुलिस ने छोड़ दिया है पैसा लेके आरोपी को। आपका नाम क्या है? लकी चौधरी। तो अभी कितने साल के हो? 8। मतलब अभी तो 10 साल हैं। 10 साल बाद आपका वोट करने का नंबर आएगा, पर फिर भी बताओ क्या लगता है कौन? बीजेपी के अलावा कोई नहीं? नो। अब कुछ कहना चाह रहे थे? मास्टर जी के लिए ये विद्यालय चलाते हैं मास्टर जी। मास्टर जी के स्कूल में 1400 या 1500 बच्चे हैं। विद्यालय इनका है,
ये संभाल रहे हैं। लेकिन ये अकेले आदमी विद्यालय चला रहा है और बहुत बढ़िया विद्यालय चल रहा है, तो क्या ये ही संभाल रहे हैं ना? संभाल कैसे रहे उसके ऊपर आदमी रखे हुए हैं ना। मुख्यमंत्री जी अकेले उत्तर प्रदेश को नहीं संभाल रहे, 403 विधायक दे रखे हैं और 403 विधायकों के नीचे अधिकारी भी हैं। तो ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात सुनिए, यही बात पहले भी थी। पहले भी 403 विधायक थे, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। उससे पहले 403 विधायक थे, मायावती जी मुख्यमंत्री थी, ठीक है। कल्याण सिंह रहे, राजनाथ सिंह रहे, मुलायम सिंह रहे, सब मुख्यमंत्री रहे। फिर देश की जनसंख्या के ऊपर बात कह रहा हूँ जी। देश में जनसंख्या ज्यादा है, अब इसे कम तो किया नहीं जा सकता, इसे कम तो नहीं किया जा सकता। अगर 23 नहीं, देखिए, मैं एक मुद्दा अपनी हर डिबेट में उठाता हूं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून प्राथमिकता से आना चाहिए, पूरे देश में आना चाहिए। क्योंकि अगर अब एक स्थिति ऐसी आ चुकी है कि हर साल 2 करोड़ आबादी बढ़ रही है, मैं बार बार ये डेटा ले रहा हूँ, हर साल 2 करोड़ आबादी बढ़ रही है। भाई हर साल 2 करोड़ आबादी बढ़ रही है, हर साल कितने पेड़ कट रहे हैं मकान बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए। मकान बनते जाएंगे, प्रदूषण बढ़ता जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि भारत में रहने की जगह नहीं बचेगी। भाई नियंत्रण मार के थोड़ी करोगे, कोविड में मर गए लोग, गंगा में बहा दिए, ऐसे थोड़ी। मैंने ये कहा नहीं, मैंने क्या कहा, कानून आना चाहिए। नहीं, एक बात सुनिए, हाँ तो वही ना, कानून 2 बच्चों का ला सकते हो, लेकिन मार के महामारी में मरवाया के थोड़ी उसे जनसंख्या। अच्छा, तो मतलब इन्होंने लोगों को मरवाने का काम किया है। लोग बचे कहाँ हैं? ऑक्सीजन मिली कहाँ है लोगों को? लोग मारे फिरे ऑक्सीजन के लिए और लोग मरे हैं ऑक्सीजन के बगैर। हुआ ऐसा? आपने देखा होगा गंगा में लाशें बही हैं। बहुत लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है, बहुत दुखद है वो। अस्पतालों में दवाई ना मिलने के कारण भी लोग मरे हैं, लेकिन दवाई नहीं मिली है। लेकिन सुनिए, रेमडेसिविर की और जो है क्या कहते हैं, बात हो रही थी रेमडेसिविर की। रेमडेसिविर जो है इलाज करेगा लोगों का, प्लाज्मा का तमाम वो फैला। मैंने तो कई ऐसे लोगों को भी देखा है कि जिनमें प्लाज्मा तक इम्प्लांट किया जा चुका था, रेमडेसिविर का इंजेक्शन भी लग गया था, उसके बावजूद लोग नहीं बच पाए। क्योंकि मैंने खुद करीब से उन मौतों को देखा है, मैं जानता हूँ। तो ये चीज़ कभी कभी प्रकृति का प्रकोप ऐसा होता है कि उसे इंसान नहीं संभाल सकता। निश्चित रूप से सरकार की कमी रही कि वो ऑक्सीजन की जो कमी थी उसे नहीं पूरा कर पाई। और इस चीज़ के लिए हम सरकार को कहेंगे कि आगे के लिए वो मेडिकल सुविधाओं को सशक्त करे, फिर चाहे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। अच्छा, एक सवाल आता है, इस बार बहन जी बड़ी शांत लग रही हैं, क्या बात है? बहन जी कोई टीका टिप्पणी ज़्यादा नहीं कर रही हैं। अच्छा चलिए, अब इस डिबेट को बिल्कुल अंत तक पहुँचाते हुए आपसे आखिरी सवाल। अब भी लग रहा है कि क्या मैं भाजपा का आदमी हूँ? ना, देखो, मैं ये न्यूज़ वालों को मैं कहूँगा कि न्यूज़ वाले किसी की पार्टी नहीं हो सकते। मैं खुद अभी नहीं, थोड़ी देर पहले आपने ही बैठ के ये बात इसलिए कहा कि आप उस पर ज़्यादा टीका टिप्पणी करने लगे। आपका काम है हमसे सवाल पूछना, हमारा काम है हम आपको जवाब देना। लेकिन अगर कोई बात गलत कह रहा है तो उस चीज़ को जस्टिफाई करके सही तरीके से पहुंचाना भी मेरा काम है। अब मेन बात, अगर मैं कोई गलत बात कह रहा हूँ, कोई लिखतम में मैं गलत बात कह रहा हूँ, तब आप उसे सही करने का मुझे वो कर सकते हैं। लेकिन एक तरफ वो करना वो सही नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि न्यूज़ वाले कुछ लोग ऐसे हैं? कुछ लोग, अब एक बात सुनिए, महात्मा नहीं, सुनिए, महात्मा गांधी जो है पत्रकार थे, यंग इंडिया नाम से अखबार चलाते थे, उसमें अपने विचार लिखते थे ना। तो हर किसी के अपने विचार हो सकते हैं, वो अपने विचारों के तौर पर बात कर सकता है, ठीक है। पत्रकार का भी एक सुनिए, ये तमाम लोग प्रश्न चिन्ह उठाते हैं पत्रकारिता पर। हर पत्रकार को एक जैसा ना समझा जाए, क्योंकि पत्रकारों की भी मान मर्यादा है। और इस तरह से आरोप लगाना कि आप उस पार्टी के आदमी हैं या आप इस तरह की बातें करेंगे तो पत्रकारों मैं को, तो खुद कहता हूँ ये मीडिया चौथा स्तंभ है, तो चौथा स्तंभ बन के ही रहे ना। किसी की पार्टिकुलर नहीं बनना चाहिए मीडिया को। भाई तो मेरे बारे में आप क्या राय देना चाहेंगे? आप सही हो, आपसे मैं खुश हूँ।